Yes, now I'm audible. Can you hear me, online students? रख दिया इसका वो। इसका लाइट पेन उठा लेगा क्या? उठा के ले गया? लो बोल के लाओ उनको। जितेंद्र जी बैठे होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर रूम में। जाओ एक जना जाओ आप फटाफट। लास्ट कहाँ तक बताया था मैंने? कोई नहीं है, कोई नहीं। इट्स या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? शॉर्ट रिवीजन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस बताए थे, सिर्फ एक्सेप्शन ही पढ़ाए थे कल। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन गुड्स दे रखा है। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहला जो एक्सेप्शन कंसीडर करेंगे वो गिवन गुड्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब भी आपसे ये बोला जाए कि इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड आल्सो इंक्रीजेस देन व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स, तो एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? गिवन गुड्स को। और भी बहुत सारी गुड्स हैं जिनका पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, ठीक है, बट एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कौन सी गुड्स को प्रायोरिटी देनी है? गिवन गुड्स को। सेकंड नंबर पर कौन सी गुड्स? अच्छा, गिवन गुड्स होने के लिए मैंने 3 कंडीशंस बताई थी आपको। कौन कौन सी? पहली बात तो गुड्स का इंफीरियर होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड थिंग, कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पार्ट उस कमोडिटी पर स्पेंड करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसकी बजाय? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। ये 3 कंडीशन हो जाए तो गिवन गुड्स किस सॉरी इंफीरियर गुड्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? गिवन गुड्स के अंदर। समझ में आ गया क्या? फिर इसके बाद में मैंने एक बात और बोली थी गिवन गुड्स में कि ऑल इन गिवन्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर्स आर नॉट ए गिवन। समझ में आ गया क्या? फिर इसके बाद में सेकंड बताया था कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या होती है? ठीक है, वेबलेन इफेक्ट। प्रेस्टिजियस गुड्स, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज हायर प्राइसेस परचेज करने पर लोगों को लगता है हमारा सोशल स्टेटस और सिंबल भी प्रेस्टीज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगली बात समझ में, इसलिए वो ज्यादा प्राइस पर ज्यादा डिमांड करते हैं। फिर इसके बाद में मैंने क्या बताया था? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इंटरनेट वाला एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ठीक है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होती है? कई बार अपन कमोडिटीज का कंटिन्यूसली यूज करते हैं, तो कंटिन्यूअस यूज करने की वजह से वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है, जिस वजह से अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज भी हो तो भी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। इसके बाद में क्या बताया था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कंटिन्यूसली राइज होने लग जाए तो एवरी सक्सेसिव राइज के साथ आप उसकी डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आगे प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। आगे बात सुनिए, इसलिए हायर प्राइसेस पर आप उसकी ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल जजमेंट, ऐसा कुछ दे रखा होगा ना, ठीक है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ पहले से पता ही नहीं है। हो सकता है उस प्रोडक्ट की प्राइस पहले बढ़ी हो, ठीक है, बट प्रोड्यूसर ने आपको क्या बता दिया कि प्राइस कम हुई है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, ठीक है। इरेशनल बिहेवियर का मतलब आपने कंपैरिजन ही नहीं किया, ठीक है, क्या प्राइस चल रही है क्या नहीं चल रही है, कौन कितने में बेच रहा है, बस आपने तो जाकर परचेज कर लिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी क्या हो सकता है?
ठीक है, एक्सेप्शनली प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन आ सकता है, या प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या बताया था, डिमांड फॉर नेसेसिटी। डिमांड फॉर नेसेसिटी में एक ही नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। लाइफ की नेसेसिटी जो होगी उसकी प्राइस अगर चेंज भी हो जाए तो डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो आपको परचेज करनी ही पड़ेगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था मेडिसिन से। ठीक है, अगर किसी मेडिसिन की प्राइस हाफ हो जाए तो क्या डबल कंज्यूम करने लग जाओगे? नहीं, डॉक्टर ने जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है, मिनिमम प्रिस्क्राइब की है, उतनी तो आपको कंज्यूम करनी ही होगी, ना कम ना ज्यादा। आगे बात में चाहे प्राइस बढ़े या घटे, समझ आ गया? इसी तरीके से आगे क्या याद रखना है, स्पेक्युलेटिव गुड। शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। शेयर मार्केट में जब जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ना स्टार्ट करती है तो उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा आने लगती है, जब प्राइस लेवल्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो हर कोई उसको वापस बेचना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होगा, प्राइस सॉरी डिमांड लेवल डाउन होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अब पढ़ना है अच्छा, कल एक डाउट था पीछे किसके, आपको बताना था? ठीक है, कौन सा वाला था? देखिए, कल मैंने आप उनका क्वेश्चन ये था कि वो नोट वाला इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, देखो एक तो है नॉर्मल गुड्स का केस, और एक केस होता है इंफीरियर गुड्स का। ठीक है, इनसे परे अगर अपन चल के चले तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, ठीक है, दोनों के दोनों क्या प्रूव करते हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनका दोनों का काम यही है। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे प्रूव करता है, इफ एक्स एंड वाई दो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, अगर अपन एक्स की प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो सारे एक्स के कंज्यूमर किसके पास चले जाएंगे, जिससे एक्स की अपनी डिमांड क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, इनकम इफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर अपन किसी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर के पास अवेलेबल बजट और इनकम लेवल जो है वो कम पड़ने लग जाते हैं, जिससे डिमांड भी क्या होती है, कम होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये बात बताई थी कल मैंने, ये इनकम इफेक्ट है, वापस समझ ले। इसमें मैंने आपको बताया था कि इफ प्राइस इज 10 रुपीज, कंज्यूमर्स बजट इज 100 रुपीज, हाउ मच क्वांटिटी यू कैन परचेज, 10 क्वांटिटी, है ना। फिर इसके बाद में प्राइस को मैंने 20 तक इंक्रीज किया था तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अवेलेबल परचेजिंग पावर पहले से क्या पड़ने लग जाएगी, कम पड़ेगी। आगे बात सुनने, अब बात करते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में, दोनों अलग अलग है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में भी नेगेटिवली काम करेगा और चाहे इंफीरियर गुड्स हो इसमें भी कैसे काम करेगा। ठीक है, बट इनकम इफेक्ट के लिए स्पेशल बात कही गई है कि अगर नॉर्मल गुड्स है तो कैसे काम करेगा, नेगेटिव। मतलब जैसा मैंने बताया कि प्राइस इंक्रीज होगी तो अवेलेबल परचेजिंग पावर कम पड़ने लग जाएगी और डिमांड भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल में तो ऐसे काम करेगा, जबकि इंफीरियर में कैसे काम करेगा, पॉजिटिव। कैसे कि अगर अपन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स को इंक्रीज करते हैं तो अवेलेबल परचेजिंग पावर क्या होने लग जाएगी, और अवेलेबल परचेजिंग पावर कम होती है तो परचेजिंग पावर का इंफीरियर गुड्स की डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपकी परचेजिंग पावर कम होने लग जाए तो अच्छी चीजें खाओगे या बेकार खाओगे, ठीक है, अरे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करोगे या बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट को। आपकी इनकम कम हो जाए तो बेकार क्वालिटी की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी ना, तो सीधी सी बात है आपके इनकम लेवल फॉल हो रहे हैं तो आप इसकी डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे, बढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, तो सीधी सी बात है डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो कैसा रिलेशन आ रहा है, समझ में आ गया क्या? तो कहने का मतलब इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स में तो कैसा रिलेशन शो करेगा, नेगेटिव, प्राइस और डिमांड में। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा शो करेगा, पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा चल रहा है। ठीक है, अब इसकी दो कैटेगरी बना ली कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या
इनकम इफेक्ट है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है किससे, इनकम इफेक्ट से, तो आप मुझे बताओ कि सब्स्टिट्यूशन इंफीरियर में कैसा रिलेशन शो करता है, नेगेटिव। इनकम कैसे शो करता है, स्ट्रॉन्ग कौन चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है वो अपना लेकर चलेगा, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल सी बात यह है कि प्राइस एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन चल रहा है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब बात करते हैं दूसरी साइड में, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पुअर है और इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है और इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन चल रहा है, ठीक है, इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशन कॉज करेगा, पॉजिटिव रिलेशन कॉज करेगा। आगे बात में इसी गुड्स को अपन क्या नाम दे देते हैं, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, ठीक है। अगर इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग है देन व्हाट इज द नेचर ऑफ गुड्स, तो क्या याद रखना है आपको, गिवन गुड्स होगी, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और प्राइस और डिमांड में नॉर्मल नेगेटिव रिलेशन ही चल रहा है, इसका मतलब गुड्स कैसी होगी, इंफीरियर। आगे बात समझ में, ये जो कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग और वीक का, ये केवल और केवल किस में आएगा, इंफीरियर गुड्स में। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो गुड्स कैसी है, इंफीरियर, सिर्फ इंफीरियर, ठीक है। और इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग है तो गिवन, ठीक है। और दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं तो अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये भी नेगेटिव है और इनकम इफेक्ट ये भी क्या चल रहा है, नेगेटिव, तो स्ट्रॉन्ग और पुअर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों के दोनों ही क्या करेंगे, प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड को डिक्रीज कोज करेंगे। तो दोनों के दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं तो इसका मतलब गुड्स कैसी है, नॉर्मल। समझ में आ गई क्या, तो तीन कैटेगरियां चार कैटेगरियां याद रखनी है आपको, ठीक है, कि दोनों नेगेटिव है तो नॉर्मल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, बट इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन इनकम इफेक्ट देन इंफीरियर, इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देन ये फिर आगे बात में। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट वर्क्स ऑपोजिटली। समझ में आ गई, जैसे कि नॉर्मल में वो अगर नेगेटिव वर्क करता है तो इंफीरियर में कैसे काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा। बस ये बातें याद रखनी है, ठीक है। और नहीं है तो इसका पिक क्लिक कर लो आप। एक सेकेंड सर, नोट्स मिलेंगे आपको आपके स्कूल लोग के मटेरियल्स में। एंड सर मेंबरशिप कैसे, ग्रुप मेंबरशिप इस तरीके से डिटरमाइन करेगा कि उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की कमोडिटी की डिमांड कम होने लग जाएगी। इज दैट क्लियर समीक्षा। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल सा है, 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा, अपना तो कैटेगरी दूसरी है। हाँ देखें, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक टर्म है चेंज इन डिमांड। स्पेशली याद रखने हैं दोनों टर्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन घुमाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज करता है यहां से क्वेश्चन हो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इसका दूसरा नाम होता है मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है शिफ्ट, शिफ्ट ऑन डिमांड का। समझ में आ गई क्या, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आ गए, ठीक है, तब तो क्या क्रिएट होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो। और अदर देन प्राइस,
अदर देन प्राइस लाइक, ठीक है, इनकम है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइस एक्सपेक्टेशन है, टेस्ट एंड प्रीफरेंसेज है। समझ में आ गया क्या? अगर वो चेंज हो रहे हैं तो क्या होगा? चेंज इन डिमांड, इट्स मीन शिफ्ट ऑन ए डिमांड का। समझ में आ रहा है सबके? चलो, अब चेंज जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंक्रीज, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, और एक होता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। याद रहेगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड को बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड करो। क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड करो। एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द डिमांड करो, ठीक है। अब एक्सपेंशन कब होगा और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, और एक्सपेंशन का मतलब फैलना। डिमांड फैलेगी कब? देखो, किसकी वजह से होना चाहिए? प्राइस की वजह से। तो इसका मतलब डिमांड में एक्सपेंशन कब क्रिएट होगा? अगर मैं बोलूं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड एक्सपेंशन अलोंग द डिमांड कर्व विल बी कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ए, समझ में आ गई? तो इस साइड में क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइस। याद रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? इंक्रीज इन प्राइस की वजह से। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड किससे होगा? इंक्रीज इन प्राइस से। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड एक्सपेंशन होगा, सॉरी, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड एक्सपेंशन होगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अब इसमें एक बार क्वेश्चन यहां से ये आया था, ये आपका डिमांड कर्व है और ये इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। इफ वी डिक्रीज द प्राइस फ्रॉम पी टू P1 देन डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q1, ठीक है। डिमांड कर्व पर मूवमेंट किस साइड में आ रहा है? ये याद रखना है, किस साइड में मूवमेंट आएगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। आगे बात समझ में? और जब कॉन्ट्रैक्शन का केस चल रहा होगा तो मूवमेंट आएगा अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड, ठीक है। ये समझ में आ गई सारी? इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको एक स्पेशल टर्म ये क्वांटिटी डिमांड वाला याद रखना है कि जब भी क्वांटिटी डिमांड कहीं पर यूज हो रहा होगा वहां पर किसको चेंज आया होगा? प्राइस में। या प्राइस में चेंज होने से किस में चेंज आया होगा? और क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? मूवमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का दूसरा नाम क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड किससे होगा? डिक्रीज इन प्राइस में डिमांड करो किस साइड में मूव करेगा? समझ में आ गई क्या? बस इतनी सी बातें याद रखनी। अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड की भी दो कंडीशन है, क्योंकि डिमांड में जो चेंजेस आएंगे वो भी दो तरीके से आएंगे। एक तो कहीं पर लिखा हुआ मिले इंक्रीज इन डिमांड, और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा और डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट। अब अदर में तो बहुत सारे, कैसे याद रखे? तो पहली बात तो ये याद रखनी है, इंक्रीज इन डिमांड जब होगा तो इसको क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। कैसा शिफ्ट? राइटवर्ड। केवल राइटवर्ड के नाम से नहीं मिलेगा भाई, राइटवर्ड की बजाय फॉरवर्ड भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? और फॉरवर्ड की बजाय अपवर्ड भी बोल सकता है। समझ में आ गया क्या? अगर डिमांड करो को, इनिशियल डिमांड करो को राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए तो वो किस साइड में जाएगा? अपवर्ड साइड में जाएगा। अब ये बोलेंगे सर आपने ये तीन नाम कैसे बता दिए? क्योंकि इसका रिलेशन सप्लाई से है। सप्लाई का राइटवर्ड डाउनवर्ड होता है, ठीक है। सप्लाई करो कैसा होता है आपने देखा हो तो? पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। किसी को याद हो तो? सप्लाई करो कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप वाला। अब इसको राइट करके देखो, डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो इसलिए स्पेशल इंपॉर्टेंस है अपवर्ड का और डाउनवर्ड का, ठीक है। और इस साइड में करें तो लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड याद रखना है। इसमें देख लीजिए,
अगर डिमांड कर्व को पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो नीचे आ रहा है। समझ में आ गई क्या? अब अपने को ज्यादा बातें यहां से ये याद रखने की बजाय अपने को चेंजेस याद रखने हैं कि कब राइट वर्ड होगा और कब लेफ्ट वर्ड होगा। तो एक बार तो इसकी फोटो ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। वैसे तो मैंने टेबल बना के आपको मेंशन किया है नोट्स में, नोट्स में है ऐसे ही। अच्छा ये वाली है क्या? नहीं, वो आगे वाले के राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड के 15 फैक्टर टेबल में बनाकर दे रखे हैं मैंने, कब राइट वर्ड होगा और कब लेफ्ट वर्ड होगा। नोट्स है क्या आपके पास किसी के पास? मटेरियल्स में ओपन करिए, 15 फैक्टर दिए ना, तो ये 15 इसीलिए दिए हैं। अब आप दे देता हूँ इनकी ट्रिक, ठीक है? उसमें तो मैंने नोट करवा दिया कब राइट वर्ड होगा कब लेफ्ट वर्ड, ताकि ऐसा ना हो कि सबने बताया ही नहीं था। मैंने सारा कंटेंट दे दिया आपको, ठीक है? अब बात करेंगे कि ट्रिक क्या है इसके पीछे। ये तो याद हो गया ना, सारा समझ में आ गया क्या? ठीक है, देखो ट्रिक क्या याद रखनी है। जिस जिस फैक्टर के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, अगर वो इंक्रीज कर गया तो राइट वर्ड, और डिक्रीज कर गया तो, समझ में आ गया क्या? जिस जिस फैक्टर के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब बढ़ेगा तो डिमांड को भी बढ़ाएगा और घटेगा तो डिमांड को भी, ठीक है? अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड को बढ़ाएगा, और डिमांड को बढ़ाएगा तो राइट वर्ड। अगर डिक्रीज हो गया तो डिमांड को भी कम करेगा, और कम करेगा तो लेफ्ट वर्ड। इतना समझ में आएगा? तो जो जिसके साथ पॉजिटिव है वो इंक्रीज तो राइट वर्ड, डिक्रीज है तो लेफ्ट वर्ड, और जिसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज हुआ तो लेफ्ट वर्ड, और डिक्रीज हुआ तो, याद रहेंगे? अब और ट्रिक ले लो कि माइनस वाले हैं कौन से। 5 ही फैक्टर माइनस के हैं, बाकी सारे पॉजिटिव है, ठीक है? 5 भी नहीं, 4 ही है। एक तो प्राइस खुद है, प्राइस की वजह से तो कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होगा, ठीक है? तो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कोज करने के 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? याद कर लो, मैंने नेगेटिव चार्ज दिया था। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट पे पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री पर है। याद करने का तरीका, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड, पेट्रोल एंड कार बोथ चीज, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अगर पेट्रोल महंगा कर देंगे तो कार की डिमांड क्या होने लग जाएगी? बिकॉज यूज ऑफ कार बिकम एक्सपेंसिव। अगली बात समझे? तो वहां से याद रखेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद में दूसरा है टैक्स, याद है क्या? अगर किसी कॉमोडिटी पे टैक्स बढ़ेगा तो उसकी प्राइस कम होगी। जो सरकार के नियम बदलने में लगे हुए हैं यहाँ पर, तो सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है प्राइस कम करने के। अरे टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब टैक्स का भी कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। एक आता है इंटरेस्ट रेट। अगर देखो, इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, पर इंटरेस्ट रेट का रिलेशन है क्रेडिट से, और क्रेडिट का पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड से। कि अगर क्रेडिट जल्दी से मिल जाएगा आपको तो डिमांड है ज्यादा, इजीली क्रेडिट को असेस कर पा रहे हो तो डिमांड ज्यादा, और इजीली क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो डिमांड कम होगी। बट क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है किस पर? इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है? अगर आपको महंगे प्राइस पर क्रेडिट मिल रहे होंगे तो लोन लेना चाहोगे क्या? लोन नहीं लेना चाहोगे। लोन नहीं लोगे तो डिमांड क्या होगी? आगे बात में। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का भी कैसा है? समझ में आ गई? और एक लास्ट बच रहा है, इनकम रिलेशन विथ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की डिमांड और इनकम के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। अगर आप इनकम इंक्रीज करोगे देन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स। अगली बात में, इसलिए इसका भी नेगेटिव है। अगर ये 4 बढ़ गए तो डिमांड को लेफ्ट वर्ड करेंगे, ठीक है? और अगर चारों घट गए तो राइट वर्ड को। और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या है? पॉजिटिव है। इंक्रीज होंगे तो राइट वर्ड, डिक्रीज होंगे तो, ठीक है? और बाकी एक बार थोड़ा सोच भी लीजिएगा करने से पहले, ठीक है? तो ये भी नोट कर लीजिए। मेरी तरफ से डिमांड कंप्लीट है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट होगी, ठीक है? अब इससे बेटर फॉर यू कि आपके पास एमसीसी का क्वेश्चन बैंक होगा, है क्या? लाए नहीं क्यों? अच्छा यहाँ नहीं लाए ना, घर पे तो है ना? हाँ, घर पे उसको सॉल्व करें। डिमांड के सेपरेट क्वेश्चन दे रखे हैं, सेपरेट क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करें। सबके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसमें आता है आपके पास जो, फिर भी नोट कर लीजिए। ठीक है? आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम दो के ऊपर टेक्स्ट करना है, ठीक है?
टेक्स्ट करने के विद इन 1 आवर आपके पास इसका रिप्लाई आ जाएगा, ओरल या टेक्सचुअल कैसे भी। वॉइस मैसेज आ जाएगा या तो, या टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी आ सकता है। अमरीश पुरी है, अब नहीं है तो यही ठीक है। हाँ मेरा तो यही है, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ अगर मेरे को ये मिल जाए ना, ठीक है, ये तो मैं तो खुशी खुशी लेने को तैयार हूँ। ठीक है, हाँ मोगैम्बो खुश हुआ, ये बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब टर्म आता है अपने पास इलास्टिसिटी। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, फंक्शन। फंक्शन बताया था क्या? फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? फंक्शन इज ए मेजरमेंट दैट determines द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए अपन किस टर्म का यूज करते हैं? फंक्शन का। एक टॉपिक बताया था मैंने, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन determines द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर इफेक्टिंग टू डिमांड। और उसकी इक्वेशन भी बताई थी आपको मैंने, Q इज इक्वल टू एफ ब्रेकेट पी एक्स वाई एंड पी आर, ये बताई थी ना। और मैंने क्या बोला था, फंक्शन टर्म से पहले जो टर्म लिखा होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैसा वेरिएबल होगा? और फंक्शन क्या करेगा, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन बताएगा उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के साथ। ठीक है, तो फंक्शन का काम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन। अब बात आती है इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी क्या बताती है? इलास्टिसिटी डिटरमाइंस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो अभी मैंने आपको बात कही कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात तो कौन डिटरमाइन कर रहा है? फंक्शन। कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ वी इंक्रीज द प्राइस देन डिमांड डिक्रीजेज। एंड डिमांड फंक्शन इज ए क्वालिटेटिव फंक्शन, ये भी बताया था मैंने आपको। डिमांड फंक्शन कैसा फंक्शन है? क्वालिटेटिव। तो एग्जैक्ट अमाउंट को मेजर नहीं करता है, इसलिए वो क्या है? क्वालिटेटिव है। फर्स्ट थिंग, देखो प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो रही है, ये तो बता दिया फंक्शन ने, पर कितनी डिक्रीज हो रही है ये कौन बताएगी? इलास्टिसिटी। आगे बात में कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है, इक्वल से ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है, या इक्वल से कम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। इन सब चीजों को डिटरमाइन करेगी कौन है? इलास्टिसिटी। दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी डिटरमाइंस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने एक टर्म लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। का मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी का काम क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पॉन्सिवनेस को मेजर करना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइंस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग टू डिमांड। कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कितने सारे फैक्टर बताएं आपको, लगभग 15 तो मैंने बता दिए। उन 15 फैक्टर्स में से कोई भी चेंज होता है तो डिमांड कितना रेस्पॉन्ड कर रही है, उस चीज को मेजर कौन करेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गई क्या? अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या लिखा है? फैक्टर इफेक्टिंग टू डिमांड। तो जनरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है। सबसे पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड लास्ट दे रखी है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये जो क्रॉस है ना, इसमें प्राइस किसकी चेंज होती है? रिलेटेड की। और डिमांड किसकी चेंज होती है? डोमिनेंट की। तो क्रॉस हो रहे हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सिट्यूट दोनों किस में जाएंगे? क्रॉस के अंदर। आगे क्या? देखिए अब आपको क्या याद रखना है?
अब आपको ये बोला जाए प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, तो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेटरमाइंस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन ए, और ड्यू टू चेंज इन इनकम रख दोगे तो इनकम इलास्टिसिटी, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री रखोगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी, और ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रखोगे तो ठीक है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। क्या बात है भाई, क्या मनोरंजन चल रहा है, हमें भी शेयर कर लो। किसका, देवा का, अच्छा बेवफा का फोन आ गया, सोनम गुप्ता बेवफा है, एक बहुत दिन पहले चला था, एक ट्रेंड में था ये, हर नोट के है क्या, ना ना ये नहीं देखता हूँ मैं, वो आया था ट्रेंड में, कहीं से सुनने में आया था, आप जैसों ने मेरे को बताया कि सर सोनम गुप्ता बेवफा है, वो मेरे साथ तो नहीं हुई, चलो कोई नहीं। देखें, तो समझ में आ गया क्या, मीनिंग में कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग सीधा सा है, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन, किसमें चेंज आया, अगर प्राइस में आया तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम में आया तो इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में आया तो क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बदला है, सीधी सी बात है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। समझ में आ गई, समझ में आ गया क्या इतना, आगे देखें। इसका आता है फॉर्मूला, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने एक मीनिंग और सुना होगा इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन यहीं तक याद रखना है आपको, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन, समझ में आ गई, इसका मतलब यहां पर प्राइस रख दोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी का रिजल्ट आएगा, इनकम रखोगे तो इनकम इलास्टिसिटी का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रखोगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रख दोगे तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई क्या, अब इनके रिलेशन बाद में देखते हैं, पहले यहां देखें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू 100। समझ में आ गई, तो ये वाला पोर्शन तो सभी जगह क्या रहेगा, सेम। अगली बात में, अब नीचे वाला पोर्शन याद करना है आपको, अगर प्राइस में परसेंटेज चेंज निकालने तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, ठीक है, इनकम के निकालने हैं तो I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई I1 इंटू 100, अरे Y से डिनोट कर दो, I से डिनोट कर दो, आपको डिनोट करना है, जरूरी नहीं है, अरे Y से कर लो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डिनोट करना है। अच्छा वो क्या होता है कि जब आपको सब्जेक्टिव पेपर देना होता है ना, ठीक है, उसमें आपको डिनोट करना होता है, उसमें लिखना पड़ता है नीचे, ठीक है, कि आई इज डिनोटेड बाई, आई को आपने किससे डिनोट किया है, ठीक है, अब आप वहां पर इनकम लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार, ठीक है, वाई, वाई का मतलब क्या होता है मेरे को बताया, कभी बताया किसी ने, वाई का मतलब इनकम होता है, बट वाई से क्यों डिनोट कर रहे हैं, वाई वाई है इसलिए डिनोट कर रहे हैं, आई इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, तो इनकम के लिए क्यों नहीं पहले डिसाइड हुआ, इन्वेस्टमेंट पहले आया था, ये वहीं थे उस टाइम पे, जॉन मैनार्ड की थ्योरी लिख रहे थे, ये बगल में बैठे थे, रिबोन हो, हाँ कितने बड़े हुए हैं देखो तो सही, देखो इधर, देखो वाई से डिनोट करने का मतलब होता है, इनकम का मतलब होता है टोटल यील्ड, टोटल यील्ड, यील्ड बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, जो भी है बटन, ठीक है, और जो आपकी टोटल आउटपुट होता है उसी से आपको क्या मिलती है, रिटर्न मिलती है, ठीक है, इसलिए इनकम को अपन किससे डिनोट करते हैं, वाई से, समझ में आ गई, ऐसे तो कैपिटल को भी अपन किससे डिनोट करते हैं, के से, आगे बात समझ में, कैपिटल को के से डिनोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी से करने पर तो कंजप्शन आ जाता है, नहीं क्या, के से डिनोट क्यों किया है, के किस में क्या आता है, के से कैपिटल हो जाएगा, ये देखो के से कैपिटल है, तो अगर मैं के की जगह अगर सी भी लिख दूंगा ना, तो मुझे इसका इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा कि भाई यहां पर सी का मतलब मैंने ये कंसिडर किया है,
नहीं समझेगा, उसमें भी आपको इंटरप्रिटेशन तो देना ही पड़ेगा। 12th में नहीं दिया, गलत बात है। यूनिवर्सली इनकम है किस बुक में लिखा है, कहां पर? सारी बुकों में नहीं लिखा है ना, बुक टू बुक वेरी कर रहा है। हर इकोनॉमिस्ट ने एनसीईआरटी में लिखा है, मान ली मैंने आपकी बात, और एनसीईआरटी का ऑथेंटिक भी है, ठीक है। बट जो अदर इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने वाई की बजाय आई से भी डिनोट किया है, कुछ लोगों ने तो एम से भी डिनोट किया है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनकम, ठीक है। और ये एम कहां मिलेगा, एनसीईआरटी में ही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में भी एम मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब आपने बजट लाइन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 इज इक्वल टू एम। और एम वहां पर क्या है, इनकम और बजट। बजट को बी से क्यों नहीं किया, एम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ बजट या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनकम, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग जगह कंसिडरेशन अलग लिया गया है, ठीक है। और अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा टर्म भी यूज करना चाहते हैं ना, तो कर सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा कि यहां पर मैंने इसको ये कंसिडर, ठीक है। ये तो बात थी सब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ तुम। फिर PR1 माइनस PR2 डिवाइडेड बाई PR1 इंटू 100 एंड A1 माइनस A2 बाई A1 इंटू 100, ठीक है। इन चारों में से जो रख दोगे उसी की इलास्टिसिटी निकल आएगी। समझ में आ गया क्या? देखिए, इसके बाद में सबसे पहली बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी होगा, आई थिंक नोट्स में चेक करें, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या बताना है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी डिटरमाइंस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इक्वेशनल फॉर्मूले की बात करें तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 बाई P1 इंटू 100, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, डेल्टा Q अपॉन Q1, और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। फिर इसके बाद में डेल्टा P अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो डेल्टा Q अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन डेल्टा P, ठीक है। अब इसको डेल्टा डेल्टा की वैल्यू को एक साइड में कर लो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 बाई, कहां से आ गया समझ में आ गया क्या? अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। अच्छा, यहां पर कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको, ये चीज मैंने कहीं बताई है कहां बताई थी ये चीज में, नेगेटिव या इनवर्स था। स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और यहां पर क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इसका मल्टीप्लीकेशन है इन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप एंड प्रपोर्शन बिटवीन इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट दे रखा है आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। हाँ, नोट्स में भी है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड प्रपोर्शन बिटवीन इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्रीज। डिग्रीज की बात करते हैं। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिग्री इज परफेक्टली इलास्टिक या इनफाइनाइटली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 तरीके की इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी बताइए आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करती है परफेक्टली इलास्टिक की, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज इन प्राइस बट चेंजेस अकर इन ए डिमांड, कि कांस्टेंट प्राइस पर भी अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे,
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कुछ इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि स्लाइट चेंज इन प्राइस कैन कॉज 0 to infinite change in डिमांड। ठीक है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को एकदम स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो डिमांड इंफिनिटी से लेकर कहां तक आ सकती है, 0 तक। और स्लाइटली डिक्रीज कर दिया तो 0 से लेकर कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी तक। आगे बात में तो इसके क्या, अरे स्लाइट चेंज का मतलब है बहुत स्मॉल चेंज। प्राइस में बहुत स्मॉल चेंज होने पर अगर प्रोडक्ट की डिमांड 0 से कहां तक चली गई, इंफिनिटी तक। और स्मॉल डिक्री रिडक्शन होने पर इंफिनिटी से कहां पर आ, सॉरी 0 से कहां चलेगी, इंफिनिटी। और इंक्रीज होने पर इंफिनिटी से 0 पर आ जाती है। तो उसको भी क्या बोलते हैं अपन, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर क्या याद रखना है कि स्लोप ऑफ डिमांड करो। जब इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी तो डिमांड करो का स्लोप कैसा होगा, इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड करो देखा है कभी, नहीं देखा तो बोले ही मत, ऐसा दिखाई देता है कुछ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका स्लोप कैसा है, स्लोप इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर 0 कैसे हुआ, अब देखें, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको और उसमें क्या बोला था, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है वो स्लोप का कैसी है, रेसिप्रोकल। अगर इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो स्लोप कैसा चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। आगे बात सुनिए, सेकंड थिंग, स्लोप कैसा है यहां पर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, हॉरिजॉन्टल याद रखेंगे आप, याद रखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ में आ गई, इंफिनिटी आशिक बोल रहे कह रहे हैं, अरे वाह शाबाश। ये वो क्या नाम था अभी, इन्हीं का आ रहा था ना फोन, किसका आ रहा था, देखो इन्फिनिटी कैसे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि दिस इज द इमेजिनरी कंडीशन, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। और केवल एक ही मार्केट में ये देखने को मिलेगी, perfect competitive market. And perfect competitive market is also an imaginary concept. रियल लाइफ के अंदर परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट जैसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, क्या, क्यों, क्योंकि उसके फीचर्स ही ऐसे हैं, जब वो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि रियल मार्केट में है या नहीं है। हाँ यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसका एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, इलास्टिसिटी का भी कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका। इकोनॉमिस्ट ने खुद ने इसको यूज किया है सिर्फ परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए। रियल लाइफ के अंदर ये किसी कॉमोडिटी के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि नहीं मिलेगी, देखो पहली बात तो जब अपन प्राइस को चेंज करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, इस केस में हम किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसका मतलब अदर फैक्टर भी क्या है, प्राइस भी क्या है, और फिर भी डिमांड चेंज कर रही है। तो ऐसा रियल लाइफ में कहीं पर भी पॉसिबल है नहीं है। केवल और केवल परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए इस कंडीशन को डिराइव किया है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के अंदर ये एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई एग्जांपल मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज है ही नहीं ऐसी कोई कंडीशन। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसका यूज करके हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट को। आगे बात सुने, और परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट भी अपने आप में एक इमेजिनरी कंडीशन है, रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो क्या क्या बातें आ गई, परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस कांस्टेंट रहेगी फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। और फिर स्लोप कैसा बताया मैंने, 0, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और कौन से मार्केट में देखने को मिलेगी, पीसीएम में। दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया था, द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विल बी रियलाइज इन विच मार्केट, परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट। ठीक है, सेकंड थिंग, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या फिर इसको समटाइम्स रिलेटिवली इलास्टिक की जगह क्या बोल सकते हो, इलास्टिक डिमांड भी बोला जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब डिमांड इज मोर रेस्पॉन्सिव ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस कम होंगे और डिमांड में चेंजेस क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है, क्या बात याद रखनी है, डिमांड इज
मोर रेस्पॉन्सिव डिमांड, मोर रेस्पॉन्सिव डिमांड मतलब प्राइस में चेंजेस कम है और डिमांड में चेंजेस ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप कैसा होगा, देखो इलास्टिसिटी कैसी चल रही है, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी कैसी है, ग्रेटर देन 1, तो डिमांड कर्व का जो स्लोप चल रहा होगा वो कैसा चल रहा होगा, लेस देन 1। ये बात याद रहेगी कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप कैसा चल रहा होगा, लेस देन 1। और स्लोप जब लेस देन 1 होता है तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली फ्लैटर डिमांड करो। क्या बोलेंगे, रिलेटिवली फ्लैटर डिमांड करो। आगे बात समझ में। थर्ड थिंग, तो ये जो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ये कौन से मार्केट में देखने को मिलेगी आपको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में नहीं मिलेगी भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगी। दो मार्केट होते हैं, एक तो होता है मोनोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। और दूसरी चीज आपको साथ में याद रखनी है, कौन से गुड्स में देखने को मिलेगी, लग्जीरियस गुड्स। अगली बात समझ में। सेकेंड थिंग, इसके अंदर एक प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशन और चलता है। क्या याद रखना है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशन। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होगा, एक सेकंड, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको सारे, ठीक है, ये आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर। क्या क्या याद रखना है, रिलेटिवली इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड, इसमें प्राइस में चेंजेस कम होंगे, डिमांड में चेंजेस है। ठीक है, डिमांड क्या होगी, मोर रेस्पॉन्सिव। ठीक है, स्लोप कैसा होगा, लेस देन 1, लेस देन 1 स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिवली फ्लैटर। हाँ हाँ, प्राइस क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसका टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्वांटिटी से, तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया। हमारा एक्सपेंडिचर फर्म की रेवेन्यू होती है, जानते हो इस बात को, एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द रेवेन्यू ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, 10 रुपए की 10 कॉमोडिटी खरीद ली, कितने रुपए हो गए, तो मैंने सामने वाले को दे दिया, तो सामने वाले की इनकम नहीं, रेवेन्यू। इनकम एंड रेवेन्यू बहुत आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, अगर 10-10 रुपए के 10 अंकल चिप्स के पैकेट खरीद लिए, कितने रुपए दे के आऊंगा, मेरे जेब से कितने गए, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ माई इज द रेवेन्यू ऑफ फर्म। समझ में आगे क्या, तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द रेवेन्यू ऑफ अदर पर्सन, डजंट मैटर दैट इज इनकम और नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं, किसी कॉमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज है और डिमांड कितनी है, 8 क्वांटिटी, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, 80 आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्राइस को मैं रिड्यूस कर देता हूं, 10 से रिड्यूस करके कर देता हूं 8। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां क्या लिखा हुआ है, प्राइस में चेंजेस कम है और डिमांड में चेंजेस क्या होंगे, प्राइस में चेंजेस कितने के आए हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डिमांड में मैं 2 के चेंजेस करूं या 2 से ज्यादा के चेंजेस करूं, 2 से ज्यादा के करूं ना। मान लो एक बार के लिए मैंने 4 के चेंजेस कर दिए, 2 से ज्यादा होता है ना 4, कितने हो गए, 12। मल्टीप्लाई करना, प्राइस क्या हो रही है और एक्सपेंडिचर, कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स, उल्टा देखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ देख लो, प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं कितने से, 10 से। हाँ, नहीं आया, चलो कोई नहीं, वापस देख ले, इनिशियल प्राइस कितनी है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 80। प्राइस को मैंने 10 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 8। तो डिमांड को कितना इंक्रीज करूं मैं, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड तो इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए ना। ठीक है, कर रहा हूं क्या मैं, 8 से इंक्रीज करके मैंने कितनी कर दी,
अब बोलोगे सर 4 ही क्यों इंक्रीज की, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 द चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन, तो अगर प्राइस भी 2 के चेंज हुए तो कम से कम 2 से ज्यादा की तो चेंज करूं मैं, तो 2 से ज्यादा की चेंज कितने किए मैंने, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी आ गई 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो प्राइस क्या हो रही है और एक्सपेंडिचर, तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। समझ में आ गई क्या, अब की बार समझ में आया, तो इसका मतलब जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा, टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होता तो ये बात याद होती, याद नहीं है, 11th में था। ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। देखो यूनिटरी इलास्टिक का मतलब चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड क्या होने चाहिए, इक्वल। जितने चेंजेस प्राइस में आए हो सेम प्रोपोर्शनल चेंज किस में आएंगे, डिमांड में। इसका मतलब डिमांड कैसी होगी, इक्वल रेस्पॉन्सिव, कैसी होगी, इक्वल रेस्पॉन्सिव। ठीक है, रेस्पॉन्सिव की जगह सेंसिटिव वर्ड भी यूज कर सकता है, रेस्पॉन्सिव की जगह क्या यूज कर सकता है, सेंसिटिव। ठीक है, इक्वल सेंसिटिव और इक्वल रेस्पॉन्सिव। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं स्लोप की। ठीक है, यहां पर इलास्टिसिटी कितनी चल रही है, इक्वल्स टू 1, तो इसका स्लोप भी क्या चल रहा होगा, इक्वल्स टू 1। क्यों, देखो यहां पर क्या लिखा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, ये भी डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल वैल्यूज को कट करेंगे तो समझ में आ गई क्या, इसलिए इसका स्लोप भी क्या चल रहा है, 1 होगा। समझ में आ गई क्या, फिर इसके बाद में बात करते हैं प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशन की। ठीक है, एक बात और याद रखनी है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करो जो होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है कि डिमांड कर्व का वो शेप जिसके किसी भी पॉइंट से रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल बना लो, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चाहे इस रेक्टेंगल की बात कर लो चाहे इस वाले की, दोनों का एरिया क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है। आगे बात में, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पूरी बात समझने की जरूरत नहीं है क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस आप ये याद रखें जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर इक्वल टू 1, एंड डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, और लास्ट थिंग याद रखनी है कि प्राइस में चेंज होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। समझ में आ गई क्या, एग्जांपल लेकर देखें। क्या दिखाई दिया, देखो प्राइस को मैंने कितने से रिड्यूस किया, डिमांड को भी कितने से करूंगा, क्यों, क्योंकि चेंजेस इन प्राइस और चेंजेस इन क्वांटिटी क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने प्राइस को कितने से चेंज किया है तो एक्सपेंडिचर को भी कितने से चेंज कर दूं, सॉरी डिमांड को, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी एक्सपेंडिचर कितना था, अब भी कितना है, इसका मतलब प्राइस चेंज होने पर भी डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आ गया क्या ठीक है, इसके बाद में इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होती है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरी बात, इसमें प्राइस में चेंजेस तो होंगे ज्यादा और डिमांड में चेंजेस होंगे, इसका मतलब डिमांड इज लेस रेस्पॉन्सिव और लेस सेंसिटिव। अगली बात में मतलब प्राइस चेंज होने पर डिमांड जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी, पहले के कंपैरिजन में कम रेस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका स्लोप कैसा होगा,
ग्रेटर देन 1। यहां पर देखो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी तो स्लोप कैसा था, लेस देन 1। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो स्लोप कैसा होगा। अब ये याद रखना है कि जब स्लोप ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली स्टीपर डिमांड करो। कैसा डिमांड करो बनेगा, रिलेटिवली स्टीपर। ठीक है, स्टीपर का मतलब जिसमें ढाल ज्यादा हो। अगली बात, फ्लैटर का मतलब होता है जिसमें ढाल रिलेटिवली क्या हो, कम हो। ठीक है, रिलेटिवली स्टीपर का मतलब जिसमें रिलेटिवली ढाल क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलास्टिक ग्रेटर देन 1 का डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जबकि इसका डायग्राम जब बनाओगे तो वो आपको थोड़ा सा, ठीक है, पहले से ज्यादा स्टीपर नजर आएगा। ठीक है, स्लोप दोनों में नेगेटिव है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, बट ये थोड़ा सा फ्लैट है और ये थोड़ा स्टीप है। समझ में आ गई क्या। आगे देखें, इसके बाद में ये जो जब स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, इस केस के अंदर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसे रिलेशन होंगे, पॉजिटिव। ये इनवर्स चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा होगा, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल अपन करके कल करके देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, और लास्ट देख लें इसका टॉपिक, जब रिलेटिवली इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो इस केस के अंदर मार्केट कौन सा होगा, मोनोपोली मार्केट होगा, और गुड्स कैसी होगी, नेसेसरी। मार्केट मोनोपोली याद रखना है, और गुड्स कैसी होगी, नेसेसरी नेचर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही लेंगे, थैंक यू। बाकी सारी बातें आगे बता देंगे।